दूसरे प्रश्न का तीसरा भाग। 336 और 54 दिया हुआ है, हम इन दोनों का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करेंगे। 336 और 54 2 से करेंगे, 16 से करेंगे 32, 1 8, 54 का हो जाएगा 27। फिर 2 से करेंगे 8 4 84 और 27 का 27। फिर 2 से करेंगे 42, 2 से करेंगे 21, 3 से करेंगे 7 और 27 का हो जाएगा 9। फिर 3 से करेंगे 7 और 3, फिर 3 से करेंगे 7 और 1, फिर 7 से करेंगे 1 और 1। तो इस प्रकार लसअप हो जाएगा 2 आ गया 4 बार, 3 आ गया 3 बार गुणा 7, ये हो जाएगा 16 इंटू 27 इंटू 7, जो कि पूरी गुणा करने पर 3024 आ जाएगा। ये हमने निकाल लिया एलसीएम। इसी प्रकार अपने एचसीएफ निकाल लेंगे। 336 में 54 का भाग लगाते हैं, 6 बार लगाते हैं तो 324 माइनस करेंगे 12 आ जाएगा। 12 का भाग 54 में लगा देंगे, 4 बार करेंगे 48, 6, 12 यहाँ पे 2 से करेंगे 12, शेषफल 0 आया। उस समय भाजक कितना था? 6, तो इसलिए एचसीएफ यहाँ कितना हो जाएगा? 6। एचसीएफ और एलसीएम हमने निकाल लिए हैं। अब हम यहाँ गुणा निकालेंगे एलसीएम और एचसीएफ की। इस तरफ अपने गुणा निकालते हैं इन दो नंबर की। तो 336 की 54 से गुणा मैंने निकाल रखी है, 18144 आएगी। इसी प्रकार एलसीएम और एचसीएफ की गुणा, यानी एलसीएम कितना है? 3024 और एचसीएफ कितना है? 6। इन दोनों की गुणा भी 18144 आएगी, जो कि दोनों बराबर है। तीसरा प्रश्न, इसमें हमें अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम दोनों ज्ञात करने हैं। एलसीएम जैसा कि आप जानते हैं, 2 से करेंगे 6, 15, 21, फिर 2 से करेंगे 3, 15 और 21, 3 से करेंगे 1, 5, 7, 5 से करेंगे 1, 1, 7 और 7 से करेंगे 1, 1, 1। तो इस प्रकार यहाँ एलसीएम कितना हो जाएगा? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, 420। एचसीएफ अपने को निकालना है, महत्तम समापवर्तक निकालना है, तो 12 को, 15 को और 21 को, तीनों को अलग अलग लिखना पड़ेगा। 2 से करेंगे 6, 2 से करेंगे 3 और फिर 3 से करेंगे 1, 3 से करेंगे 5 और 5 से करेंगे 1, 3 से करेंगे 7, 7 से करेंगे 1। तो इस प्रकार मैं कह सकता हूं 12 के अभाज्य गुणनखंड होंगे 2 गुणा 2 गुणा 3, 15 के हो जाएंगे 3 गुणा 5 और 21 के हो जाएंगे 3 गुणा 7। इसमें से ऐसी कौन सी संख्या है जो तीनों में है? तो इसलिए अपने कह सकते हैं एचसीएफ बराबर कितना हो गया? 3। एलसीएम 420 और एचसीएफ कितना हो जाएगा? 3। तीसरे प्रश्न का दूसरा भाग, अपने को एलसीएम निकालना है 17, 23 और 29 का। तीनों ही अभाज्य संख्या है। 17 का करेंगे, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 23 और 29, फिर 23 से करना पड़ेगा और इसी प्रकार यहाँ 29 से करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 1, 1 और 1। तो इस प्रकार एलसीएम जब अपने निकालेंगे तो तीनों की गुणा, यानी 17 गुणा 23 गुणा 29, इन तीनों की गुणा मैंने पहले से निकाल रखी है, 11,339। तो हमने इन तीनों का एलसीएम निकाल लिया। एचसीएफ की अपने बात करें तो 17 का करेंगे तो 17 से ही जाएगा 1 बार। इसी प्रकार 23 भी अभाज्य संख्या है और इस प्रकार 29 भी अभाज्य संख्या है। तो 17 को अपने लिखेंगे 17 इंटू 1, ये 17 ही लिख देते हैं, चलिए।
तो 17, 23 और 29, इन तीनों में कॉमन कुछ भी नहीं है। कॉमन कुछ भी नहीं होने के कारण एचसीएफ कितना लिखेंगे? एक। जब कुछ भी कॉमन नहीं होता है, कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो जिसका भाग तीनों में जा सकता है, तो उस समय हम क्या कहते हैं? एचसीएफ कितना हो जाएगा? एक। दो संख्या है 306 और 657, इन दोनों का एचसीएफ निकाला, महत्तम समापवर्तक कितना आया? 9, और हमें एलसीएम ज्ञात करना है। तो हमने इसी प्रश्नावली में एक ऐसा प्रश्न किया है जिसमें हमने इस सूत्र को सत्यापित किया है कि दो संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम की गुणा करें, या फिर उन दो संख्याओं की आपस में गुणा करें, दोनों का गुणनफल क्या आता है? समान आता है। आप इन दोनों की गुणा करिए, चाहे इन दोनों की गुणा करिए। तो 306 और 657 तो है ही है। अगर मुझे एलसीएम ज्ञात करना है तो जो चीज गुणा में वो किस में आ जाएगी? भाग में। तो ये हो जाएगा 306/257। नीचे कितना आ जाएगा? एचसीएफ। एचसीएफ प्रश्न में कितना दिया हुआ है? 9। तो मैं यहाँ एचसीएफ के स्थान पर मैं कितना लिख देता हूँ? 9। 9 का भाग अपने 306 में लगाएंगे, कितनी बार जाएगा? 34 बार जाएगा। अब हम 34 की 657 से गुणा कर देंगे। गुणा मैंने पहले से निकाल रखी है, 222338 आ जाएगा एलसीएम। प्रश्न वाला 1.2 का पांचवा प्रश्न, 6 की घात n लिखा हुआ है, तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि 6 की घात n में अपने n की जगह मान रखें, जैसे n की जगह 1 रखें तो 6, n की जगह 2 रखें तो 6 की घात 2, यानी कि 6 गुना 6 कितना आ जाएगा? 36। 6 की घात 3, यानी कि 6 गुना 6 गुना 6, जो कि हो जाएगा 216। तो इस प्रकार इसमें बोला है कि 6 की घात n, n कोई भी संख्या हो सकती है, प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 6, 50 100 1000 लाख। तो जब हम इनका मान अपने निकाल रहे होंगे तो क्या कभी भी ऐसा संभव है कि यहां पर जो संख्या आएगी उसके लास्ट में क्या आ जाएगा? जीरो। तो हम कहेंगे नहीं, ऐसा संभव नहीं है। क्यों हम ये कह सकते हैं? देखिए, किसी भी संख्या के लास्ट में अगर जीरो है, जैसे मान लीजिए 50 है, तो उसके गुणनखंड के अंदर हमेशा क्या आएगा? 5 आएगा। कोई भी संख्या आप ले लीजिए जिसके लास्ट में जीरो है, तो अगर आप उसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो उसके अंदर कहीं ना कहीं क्या आएगा? 5। ये जो संख्या है 6 की घात n, इसके अगर हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो वो होंगे 2 और 3। तो घात n है तो n दोनों पे आ जाएगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 6 की घात n का, इस प्रश्न का एक्यूरेट उत्तर जो आपको कॉपी में लिखना होगा वो ये रहेगा कि चूंकि 6 के अभाज्य गुणनखंड के अंदर कहीं भी 5 नहीं आ रहा है, इसलिए 6 की घात n से जो नंबर बनेगा उसमें कहीं भी लास्ट में जीरो नहीं आएगा। सातवां प्रश्न, इसमें आपको ये बोला गया है कि आपको व्याख्या, पहले से ही आपको ये बताया हुआ है कि ये 100% श्योर है कि ये कैसी संख्या है? भाज्य संख्या है। तो अगर ये संख्या भाज्य है तो हमें इसकी व्याख्या करनी है कि ये क्यों भाज्य संख्या है। इस पे हम थोड़ी चर्चा करते हैं। तो इस पे अपने चर्चा करें उससे पहले अपने इस बात पे चर्चा करते हैं कि अभाज्य संख्या हम किसको कहेंगे। तो देखिए, जनरली जैसे 2 है, 3 है, 5 है, कोई बड़ा नंबर लेते हैं जैसे 17 है, तो 17 को हम अभाज्य संख्या क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अगर आप 17 में 17 से छोटी संख्या का भाग लगाने जाओगे तो आपके पास दो ही विकल्प होंगे, या तो इसमें पूरा पूरा भाग 1 का जाएगा या फिर 17 का जाएगा। इन दोनों नंबर के बीच में ऐसा और कोई नंबर नहीं है जिसका भाग आप 17 में लगाएं और शेषफल आपको जीरो मिल जाए। तो यानी दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि 17 में केवल दो ही संख्या का भाग जाता है, 1 का और 17 का, उसके अलावा किसी का भाग नहीं जाता है। इसलिए यह संख्या कैसी है? अभाज्य संख्या है। और अगर मैंने जो कथन बोला कि 17 अभाज्य संख्या है, इस कथन को झूठा साबित करने के लिए अगर आप इन दोनों नंबर के बीच में कोई ऐसा नंबर निकाल दें जिसका भाग 17 में लगाने पर, जैसे मान लीजिए 5 है, 5 का भाग 17 में लगाएंगे, 5 तेरी 15, शेषफल कितना आ गया? 2। अगर इन दोनों के बीच में ऐसी कोई नंबर मिल जाए अपने को जिसका भाग लगाने पर यहां शेषफल कितना आ जाए? जीरो आ जाए,
तो हम कहेंगे कि ये कथन गलत हो गया, 17 अभाज्य संख्या नहीं है, 17 कैसी संख्या हो जाएगी? भाज्य संख्या। अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो अपने आगे चलते हैं और इस नंबर के ऊपर अपने बात करते हैं। ये जो नंबर है ये अभाज्य कब होगा? जब इस नंबर में हम कहेंगे कि या तो इसमें एक का भाग जाएगा या ये नंबर एक बड़ा सा नंबर है, इनको गुणा करने पर जो भी आएगा 1000 के लगभग, तो उस नंबर का इसमें भाग चला जाए। इन दो के अलावा जो है, अगर इन दोनों के बीच में कोई ऐसा नंबर निकल जाए जिसका भाग इसमें पूरा पूरा जाता हो तो अपने कहेंगे कि ये तो भाज्य संख्या है। तो देखिए ये दो पद हैं, यहां पर दो पद में ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों में कॉमन है? वो है 13। 13 कॉमन निकालने पर क्या बच जाएगा? 7 इंटू 11 प्लस 1। अब मुझे इसको हल करने की भी जरूरत नहीं है, मुझे पहले से ही मालूम है कि चूंकि इसमें से 13 कॉमन आ रहा है, इसका मतलब इस नंबर में 13 का भाग लग सकता है। तो 13 का भाग लग सकता है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये संख्या अभाज्य नहीं है, यानी कि ये संख्या कैसी है? भाज्य। तो हम कहेंगे 13 से विभाज्य होने के कारण हम इसे कैसी संख्या कह रहे हैं? भाज्य संख्या। ये बात यहां पर भी है। इसमें कितने पद हैं? दो पद हैं। दोनों पदों के बीच में कौन सा निशान है? प्लस का निशान है। दोनों पदों में कौन सी संख्या है जो कॉमन आ रही है? 5। जब मैं 5 कॉमन निकाल लेता हूं तो पीछे क्या बच जाएगा? अब मुझे इसको इस कोष्टक के अंदर क्या आएगा उससे मतलब नहीं है। 5 कॉमन निकल गया, इसका मतलब इस संख्या में 5 का भाग लगता है, और चूंकि 5 का भाग लगता है इसका मतलब ये अभाज्य तो नहीं है, और 5 अभाज्य नहीं है, इसका मतलब ये कैसी संख्या होगी? भाज्य। तो इसका भी उत्तर हम ये लिखेंगे, 5 से विभाज्य होने के कारण यह एक भाज्य संख्या है।